नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 66वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हजरतगंज के अटल चौक पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके सिद्धांतों को याद किया। सीएम योगी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीधी तस्वीर इस वक्त हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, फूल अर्पित किए हैं। अंबेडकर महासभा परिसर में पधारे हुए पूज्य भिक्षु सिंह, भिक्षु संघ, हमारे सम्मानित बंधुओं, हमारे मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कैबिनेट मंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के अध्यक्ष बनते शांति मित्र जी, अंबेडकर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह जी, हमारे अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामनरेश चौधरी जी, केजीएमयू के विभागाध्यक्ष डॉक्टर एसएन संखवार साहब, हमारी कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी और भाइयों और बहनों, बुद्ध परंपरा में परिनिर्वाण भी एक पावन पर्व होता है और यह हर्ष की बात है कि हमारे बीच में पूज्य भिक्षु संघ उपस्थित है। मैं आपका वंदन और अभिनंदन करता हूं। यह जो स्थल है और यहां जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पवित्र अस्थियां रखी हुई हैं, यह डॉक्टर अंबेडकर जन्म शताब्दी वर्ष में स्थापित की गई थी 13 अप्रैल 1991 को। 14 अप्रैल को कार्यक्रम था, उसके एक दिन पहले 13 अप्रैल 1991 को उसमें 5 लोग सम्मिलित थे उन अस्थियों को हाथ लगाने के लिए। तो लखनऊ से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के मौके पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। इस खबर की तमाम अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहेंगी जनता टीवी पर। बात करेंगे कुछ और खबरों की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी आज लखनऊ में भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बाबा साहेब को नमन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि आज जो लोग देश और कई राज्यों की सत्ता में बैठे हैं, वो सभी लोग बाबा साहब के विरोधी लोग हैं। हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड में भी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तो संविधान बच जाएगा। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके तो बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस की आज 29वीं बरसी है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आज के दिन परंपरा से हटकर किसी भी तरह के आयोजन की अनुमति नहीं दी गई है। संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 150 से ज्यादा कंपनी
पीएसी और 6 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनात की गई है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि 6 दिसंबर को विशेष सतर्कता के लिए सभी जिलों को निर्देशित किया गया है। डीजीपी मुकुल गोयल के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जोन, रेंज और जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बाबरी विध्वंस की बरसी आज है और यूपी में इसके मद्देनजर हाई अलर्ट किया गया है। सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारी प्रशासन ने की है ताकि किसी भी तरह की असामाजिक घटना न घट सके। शासन के निर्देश यही हैं कि परंपरा से हटकर कोई भी आयोजन नहीं करने दिया जाएगा और इस संबंध में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 150 कंपनी पीएसी तथा 6 कंपनी सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी तीनों श्राइन हैं अयोध्या जी के, काशी विश्वनाथ तथा श्री कृष्ण जन्मभूमि में, वहां की जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहां का जो डिप्लॉयमेंट है वो इस डिप्लॉयमेंट से अलग है तथा सभी लोग लगातार भ्रमणशील हैं। ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा कि कुछ संगठनों ने ये कॉल दिया था, उनसे वार्ता करके और सभी 6 संगठनों ने अपने कॉल वापस ले लिए हैं। इसके बावजूद वहां वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लगातार कैंप कर रहे हैं। तो पुलिस तमाम अपनी तैयारियों का दावा कर रही है, लेकिन जमीन पर क्या हालात हैं, किस तरह के चाक चौबंद किए गए हैं, रुक कर लेते हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अयोध्या से हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं बीएस लाठी, और वहीं मथुरा से हम तक तस्वीरें पहुंचाएंगे सुरेश सैनी। सबसे पहले रुक करेंगे अयोध्या का। बीएस, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से पुलिस तमाम तैयारियों का दावा कर रही है, क्योंकि आज इस बड़ी घटना की बरसी है, ऐसे में ग्राउंड पर आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरह के इंतजाम प्रशासन ने किए हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना आज ना हो? देखिए, बिल्कुल मैं मेरे पीछे में दिखाऊंगा, ये आरएएफ है, तमाम फोर्स है, आला अधिकारी हैं और पुलिस के जो जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं, पूरा जो आला जमला है, पुलिस फोर्स है। अयोध्या में उन्हीं को एंट्री मिल रही है बकायदा, जिसको बकायदा चेकिंग की जा रही। जो लोकल लोग हैं आधार कार्ड से चेक करके बकायदा सघन तलाशी ली जा रही है। और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जोन में बांटा गया है और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। हर आरएएफ हो या पीएससी हो या उत्तर प्रदेश पुलिस हो या डीपीएसपी हो, तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट है और अयोध्या को चार चौबंद में सुरक्षा व्यवस्था की गई। जी बिल्कुल। तो अयोध्या में तमाम सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन ने पहले ही कर दी है। वहीं रुक कर लेंगे मथुरा का, हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ सुरेश सैनी। सुरेश, जिस तरह से अयोध्या में तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद पर हैं, मथुरा की बात करें तो कितने चेकिंग पॉइंट्स यहां पर बनाए गए हैं और साथ ही सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र यहां पर कौन से माने जा रहे हैं जहां पर पैनी निगाह होगी प्रशासन की? जी बिल्कुल। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के पास भी अलर्ट किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और हमारे सहयोगी भी हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अयोध्या से जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, बीएस लाठी ने बताया कि तमाम चेकिंग पॉइंट्स पर पुलिस के जवान पहले से ही तैनात कर दिए गए हैं। जितने भी संदिग्ध हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि पूरी तरह से देखा जाए तो ये जो मसला है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है और भावनाओं के तहत ही किसी तरह की अप्रिय घटना को कोई भी अंजाम ना दे, इसके तहत प्रशासन ने अलर्ट जारी किया था और कहीं न कहीं सुरक्षा के चाक चौबंद भी पुलिस ने पहले ही करके रखे थे। फोर्स के जवान भी कुछ जगहों पर तैनात किए गए हैं ताकि मोर्चा संभालने की यदि स्थिति आती है तो ऐसे में पहले से ही बैकअप पर्याप्त रहे। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी तक फिलहाल कोई भी बड़ी घटना का अंदेशा पुलिस को नहीं मिला है और उम्मीद पुलिस भी यही कर रही है कि जिस तरह से पुलिस ने पहले कुछ संगठनों से चर्चा की थी जिन्होंने अपना कॉल वापस ले लिया है और अब उम्मीद है कि इस तरह की घटना नहीं होगी। हमारे दोनों सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या से हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे बीएस लाठी, वहीं मथुरा से सुरेश सैनी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज आजमगढ़ दौरा है। अखिलेश के गढ़ में गरजेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे आजमगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सगड़ी और लालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा को संबोधित करेंगे और जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी देंगे। जिले को 74 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। आज आजमगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सगड़ी और लालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज मुख्यमंत्री का दौरा है। जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव के गढ़ में, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गढ़ में पहुंच रहे हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
चुनाव की सरगर्मियां साफ तौर पर देखी जा रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं और वहीं जिले में जो लंबित योजनाएं थी जिसकी दरकार थी जनता को, अब वो भी सौगात के रूप में उन्हें मिलने जा रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर जनता भी खुश है और वहीं कहीं न कहीं बीजेपी भी इस एजेंडे को लेकर के चल रही है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले जितने भी प्रस्तावित काम है वो कहीं न कहीं पूरे कर लिए जाएं। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरा होता है और आजमगढ़ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संभवतः 12 बजे उनका पहुंचने का यहां पर वक्त जो है वो निर्धारित है, 12 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी अतुल अग्रवाल हमारे साथ आजमगढ़ से जुड़े हैं। अतुल, आज मुख्यमंत्री का काफी अहम दौरा है और अहम इसलिए भी है क्योंकि पूर्व सीएम का गढ़ यह माना जाता है अखिलेश यादव का, जहां सेंध लगाने के मकसद से अब बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जहां तक बात है दौरे की, कब तक पहुंच सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है और क्या शेड्यूल होगा मुख्यमंत्री का? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे तक लगभग मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है आजमगढ़ में और 2 विधानसभाओं में जनसभा करेंगे, प्लस वहां पे जो 69 शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे और कुछ मेधावी छात्रों को पुरस्कार भी पुरस्कृत करेंगे। जिसके बाद 3 बजे जो है लालगंज क्षेत्र में जाएंगे, लालगंज क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। संबोधित करने के बाद 3 तीर से गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अतुल, वहीं अगर जिले में सौगात की बात करें तो बताया जा रहा है कि करोड़ों की सौगात आज यहां पर मिलने वाली है, लेकिन इन परियोजनाओं की बात करें तो कितनी उपयोगी ये परियोजना शामिल हो सकती है क्षेत्रवासियों के लिए? जब देखा जाए तो बहुत दिनों से आजमगढ़ को कुछ भी मिला नहीं था। सपा का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ को किसी ने कुछ दिया नहीं था। अब योगी जी ने जो है इसको खास तौर से बनाया है आजमगढ़ को। यहाँ पे जो है एयरपोर्ट की शिलान्यास भी होने वाला है और तरह तरह की योजनाओं का, जिससे आजमगढ़ की जनता को तमाम सुविधाएं मिलेंगी। चलिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे इस पूरी खबर पर, मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए अतुल। बढ़ते आगे, प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज श्रावस्ती जिले का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान दिनेश शर्मा जिले को कई बड़ी सौगात देंगे और परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम जिले के भिनगा स्थित जूनियर हाई स्कूल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। यूपी की सियासत के समीकरण से डिप्टी सीएम का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस दौरान डिप्टी सीएम पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं और आगामी चुनाव को लेकर कई रणनीतियां भी तय कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली की तैयारी की जा रही है। दोनों नेताओं की इस संयुक्त रैली का नाम परिवर्तन संदेश रैली रखा गया है। ये रैली 7 दिसंबर यानी कि कल मेरठ में होगी। पश्चिम के कुछ दूसरे दल के नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं। रैली के बाद ही सीटों को लेकर ऐलान संभव है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 33 से 37 सीट मिलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि दोनों नेता इस रैली में अपने गठबंधन और सीटों का आधिकारिक ऐलान करेंगे। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी आज इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने जा रहे हैं। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर शिव शक्ति धाम के महंत यति नरसिंहानंद गिरी महाराज वसीम रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण करवाएंगे। मंदिर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के मुताबिक वसीम रिजवी सोमवार यानी आज डासना मंदिर में पुजारी यति नरसिंहानंद गिरी महाराज रिजवी को सनातन धर्म ग्रहण करवाएंगे। यति नरसिंहानंद गिरी महाराज पूरे रीति रिवाज से उन्हें हिंदू धर्म ग्रहण करवाएंगे। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कुछ दिन पहले ही अपनी वसीयत जारी की थी, जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मरने के बाद उन्हें दफनाया न जाए बल्कि हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाए। उन्होंने कहा था कि यति नरसिंहानंद उनकी चिता को अग्नि दें। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर यूपी में अलर्ट जारी है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते भी स्वास्थ्य विभाग तैयारी में जुटा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों, पीएचसी और सीएचसी में 74,000 से अधिक बेड बढ़ाए जाने की तैयारी है। साथ ही राज्य स्तरीय स्वास्थ्य परामर्श समिति ने ओमिक्रॉन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर नई रणनीति बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महामारी से बचाव के लिए समिति की रिपोर्ट में शामिल बिंदुओं पर गंभीरता से काम करने के साथ ही टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सचिवालय में शाम 5 बजे से इस बैठक की शुरुआत होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी, सूत्रों से खबर मिली है। और कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर आज ही मुहर लग सकती है।
देवस्थानम बोर्ड रद्द करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। विधानसभा सत्र से जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है और कई ऐसे बिंदु हैं, बताया जा रहा है कि दर्जन भर ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज कैबिनेट में मुहर लग सकती है, हरी झंडी मिल सकती है। देवस्थानम बोर्ड रद्द करने का जो फैसला है उस पर भी आज अंतिम मुहर इस कैबिनेट की बैठक में लग सकती है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आज संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन है। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल करेंगे प्रेस वार्ता। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर धामी सरकार पर हमला बोलेंगे। यशपाल आर्य पर हुए हमले को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 12 बजे इस प्रेस वार्ता की शुरुआत होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, कांग्रेस की आज एक बड़ी प्रेस वार्ता होने जा रही है। कई ऐसे मुद्दे होंगे जो इस प्रेस वार्ता के मुख्य बिंदु होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़ चुके हैं। अजीत, जब से यशपाल आर्य पर हमला हुआ है, कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को भुनाने जा रही है। वहीं आज की यदि प्रेस वार्ता करें, पार्टी के दो दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आएंगे प्रेस वार्ता करते हुए। यशपाल आर्य का मुद्दा तो होगा ही, लेकिन और कौन कौन से अहम बिंदु हो सकते हैं जो इस प्रेस वार्ता का हिस्सा होते नजर आएंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 2 दिन पहले की एक घटना है कि बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हमला हुआ और उसमें सीधा आरोप लगा है सरकार और सरकार के कैबिनेट मंत्री पर, जिसके खिलाफ लगातार कांग्रेस मुखर है। बीते रोज जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया और तमाम वरिष्ठ नेता इस पूरे धरना प्रदर्शन नारेबाजी में शामिल हुए थे। और आज एक बड़ी पत्रकार वार्ता का आयोजन अब से कुछ ही देर बाद 12 बजे होना है प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में, जिसमें हरीश रावत और गणेश गोंदियाल, एक प्रदेश अध्यक्ष हैं तो एक पूर्व मुख्यमंत्री है, दोनों ही अध्यक्षता करेंगे पत्रकार वार्ता की। और सीधे तौर पर जो पहला मुद्दा होगा वो यशपाल आर्य और उनके बेटे पर हुए हमले को लेकर होगा कि सरकार की कहाँ चूक हुई है और क्या वाकई में सरकार के इशारों पर यह पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो तमाम चीजों का खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल करेंगे। इसके अलावा 9 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र होना है, तो उसमें क्या रणनीति रहेगी उत्तराखंड कांग्रेस की, किन किन मुद्दों को लेकर वो जा सकती है। तो इन सब चीजों की भी संभावना है कि आज की प्रेस वार्ता में ये सब चीजों का भी खुलासा कांग्रेस करे। और कांग्रेस ने पहले दिनों एक दावा किया था कि अगर गैरसैंण में सत्र होता है तो वो चारों तरफ से घेराबंदी करने का काम करेगी सरकार का कई मुद्दों को लेकर। तो अब जब शीतकालीन सत्र का जो स्थान है वो देहरादून चिन्हित किया जा चुका है, तो क्या देहरादून में भी उसी तरह की रणनीति रहेगी या यहाँ रणनीति में परिवर्तन होगा? तो तमाम ऐसे विषय है जिसको लेकर आज पत्रकार वार्ता में खुलासा हो सकता है। बिल्कुल अजीत, और ये प्रेस वार्ता ऐसे मौके पर हो रही है, दोपहर 12 बजे प्रेस वार्ता है, वहीं आज शाम को कैबिनेट की अहम बैठक भी है। एक तरफ कांग्रेस के अपने मुद्दे जिसे लेकर वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ आज कैबिनेट की बैठक भी है जिसमें कई बड़े अहम मुद्दों पर मुहर लगाएगी धामी सरकार। तो कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति आगे के लिए हो सकती है सरकार को घेरने के लिए? बिल्कुल, कांग्रेस की पत्रकार वार्ता दोपहर 12 बजे रखी गई है। इसमें कई विषयों को उठाने का कांग्रेस काम करेगी, जिसमें कई उत्तराखंड के जनहित से जुड़े मुद्दे हैं जो सीधे सरकार को घेरने का काम करेंगे। और मुमकिन है कि जब 5 बजे से राज्य कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें धामी सरकार इनका भी संज्ञान लेगी। कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है और कैबिनेट के माध्यम से अगर उनको दूर किया जा सकता है, मुद्दों को छीना जा सकता है, तो इसका फैसला लेने का काम भी धामी सरकार करेगी। साथ ही सत्र को लेकर धामी सरकार की क्या तैयारियां हैं वो कैबिनेट के माध्यम से सामने आ सकता है। और कांग्रेस को कैसे डाउन करना है, कांग्रेस के मुद्दों को कैसे उनके हाथ से छीना है, इन तमाम विषयों पर राज्य सरकार भी अपनी तैयारी कर सकती है। निश्चित तौर पर तैयारी दोनों ही पार्टियों की तरफ से है। आगे भी आपसे इस पर अपडेट लेते रहेंगे प्रेस वार्ता पर। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। देहरादून से खबर है जहां महिला बाल विकास का विभाग का बड़ा कार्यक्रम है। महिला बाल विकास विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम है देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री रेखा आर्या भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। मानदेय बढ़ाने पर आंगनबाड़ी वर्कर आभार जताएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की लंबे समय से मांग थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, एक सम्मानजनक राशि उन्हें मेहनत करने के एवज में दी जाए, और अब चूंकि सरकार ने उनकी सुन ली है, ऐसे में धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे वो धामी सरकार का। महिला बाल विकास विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम आज देहरादून में आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इसमें मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन है। वहीं मंत्री रेखा आर्या भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। आंगनबाड़ी वर्कर आभार जताएंगे सरकार का मानदेय बढ़ाने की एवज में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।